नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 49 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनकी बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। फिलहाल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के योग कैसे नजर आ रहे हैं। जॉब के उन्नति के लिए क्या उपाय करें, जॉब में उन्नति के लिए क्या उपाय करें जिससे इन्हें लाभ हो। क्या वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना अच्छा रहेगा या फिर नहीं। अगर लेना सही रहेगा वॉलेंटरी रिटायरमेंट तो कब लेना चाहिए। पैतृक संपत्ति का मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसी स्थिति रहेगी। पारिवारिक लाइफ, वैवाहिक सुख, संतान सुख को लेकर के प्रश्न पूछा है। बिजनेस को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। प्रॉपर्टी वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह को भी लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो निश्चित रूप से आखिरी में हम इनके सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष, और वो प्रारंभ हो रही है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो लग्न में ही विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है मिथुन लग्न और मिथुन राशि की। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों की बात करें तो ऐसे लोग आमतौर पर वाचाल होते हैं, अपनी जबान से जो है कहीं ना कहीं ये धन कमाना जानते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। दिमाग आमतौर पर इन लोगों का बहुत तेज होता है, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। और इनके लग्न को देखें, 18 डिग्री का लग्न है तो लग्न के पास बलाबल बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश बुध लग्न में ही विराजमान है 14 डिग्री के साथ, लेकिन वो अस्त के भी हैं। तो अस्त की अवस्था में बुध के भी जो परिणाम है वो थोड़े कम हो जाएंगे। हालांकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि अस्त होने के बावजूद भी काफी हद तक रिजल्ट देने में कैपेबल माना जाता है। तो यहां पर बुध के बैठने से भद्र नाम का महापुरुष योग बन जाएगा। लग्न में ही बुध विराजमान है। भद्र महापुरुष योग बनने की वजह से निश्चित रूप से ये इस व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बनाएंगे, ज्ञान देने वाले होंगे और सुखों में भी वृद्धि करने वाले होंगे। इसके अलावा देखा जाए चंद्रमा, सूर्य और मंगल भी बुध के साथ यहां पर विराजमान है। सूर्य के समीप होने के कारण चंद्रमा, बुध और मंगल ये तीनों ही ग्रह अस्त के हो गए हैं। तीनों ही ग्रह अस्त के हो गए हैं। इसका मतलब है कि उनका बलाबल काफी हद तक कम हो गया है, खास करके चंद्रमा और मंगल का। बुध की बात करते हैं। सबसे पहले लग्नेश है, लग्न में ही आकर के बैठ गए, जैसा कि मैंने बताया उनके रिजल्ट्स के बारे में। इसके अलावा देखा जाए तो बुध सुखेश भी है। सुखेश उठ करके लग्न में आकर के बैठ गया तो ये भौतिक सुखों को भोगने वाले होंगे। आप भौतिक सुख सुविधाओं का जो है लाभ अपने ऊपर ले पाएंगे। दृष्टि नहीं प्रभावी होगी क्योंकि ये अस्त के हैं। सूर्य को देखते हैं। सूर्य यहाँ पर 18 डिग्री का विराजमान है और सूर्य के पास भी बलाबल बढ़िया माना जाएगा। इस कुंडली में सूर्य कौन है तो तृतीयेश है। पराक्रम, साहस, पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और जाकर के लग्न में विराजमान है। यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आपको ये पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे और आपको कहीं ना कहीं जो है एक साहस देंगे, बल देंगे। आपको लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, सूर्य काफी हद तक आपको उसमें मदद करने वाले होंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, तो यहाँ पर मित्रवत दृष्टि है। वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी विशेष रूप से ये खड़ी नहीं करेंगे। ये जरूर हो सकता है तो मतभेद की स्थिति थोड़ी सी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि सूर्य अग्नि है और सप्तम भाव प्रेम वगैरह का होता है। विवाह में क्या होता है सबसे ज्यादा जरूरी तो प्रेम। तो सूर्य सप्तम भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा मतभेद देखने को मिल सकता है पति पत्नी के बीच में। अदरवाइज यहाँ पर स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। इसके अलावा देखा जाए चंद्रमा 22 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और चंद्रमा देव यहाँ पर अस्त के हो गए तो बलाबल चंद्रमा का बहुत कम हो जाएगा। चंद्रमा अस्त के, इसका मतलब है कि व्यक्ति का जो मन है वो शांत नहीं रह सकता है, व्यक्ति ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और चंद्रमा का बलाबल थोड़ा कम हो जाएगा। चंद्रमा कौन है इस कुंडली में तो द्वितीयेश है। द्वितीय भाव यानी कि धन का भाव, वाणी का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव
और जो सेविंग्स देखते हैं वो हम सेकंड हाउस से, द्वितीय भाव से देखते हैं। चंद्रमा लग्न में आकर के बैठे हुए हैं तो पैतृक संपत्ति का आप भोग तो पाएंगे, पैतृक संपत्ति को आप अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे, पैतृक संपत्ति का आप लाभ उठा पाएंगे, लेकिन धन संचित करने के लिए चंद्रमा का यहाँ पर अस्त का होना वीक पॉइंट बनता है। डिसीजन लेने के लिए, मन को शांत रखने के लिए और पैतृक संपत्ति या फिर जो है धन को संचित करने के लिए चंद्रमा का अस्त का होना अच्छा नहीं माना जाएगा। चंद्रमा यहाँ पर 22 डिग्री के विराजमान है, लेकिन मैं इनकी दृष्टि की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये अस्त के हैं। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर देखते हैं मंगल को, यहाँ पर 14 डिग्री के साथ मंगल अस्त के ये भी बैठे हुए हैं। इस कुंडली में मंगल कौन है? तो वो षष्ठेश हैं और लाभेश हैं। इस कुंडली में मंगल मारक ग्रह कहलाएंगे, बुध के सबसे बड़े शत्रु हैं, तो बुध ने इनको अच्छा भाव नहीं दिया। अब देखिए, षष्ठेश मंगल जाकर के लग्न में विराजमान है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानी ये खड़ी कर सकते हैं आपके लिए, और लाभेश भी हैं, लग्न में बैठे हुए, तो ये आपको लाभ भी देने वाले होंगे। लेकिन मंगल अस्त का है तो इसका भी रिजल्ट आपको पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिलेगा, पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिलेगा। और लग्न में बैठ करके मंगल आपको मांगलिक भी बनाते हैं, लेकिन अस्त का हो गया मंगल तो मांगलिक दोष भी काफी हद तक अपने आप कम हो जाएगा। तो यहां पर मंगल का बैठना भी ना बहुत ज्यादा शुभ है आपके लिए, ना तो बहुत ज्यादा अशुभ है आपके लिए। दृष्टि इसकी भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये भी अस्त के विराजमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। 26 डिग्री का शुक्र बाल अवस्था का यहाँ पर बैठा हुआ है, 25% का बलाबल है इस शुक्र के पास। और देखा जाए शुक्र को कौन है इस कुंडली में, तो पंचमेश है शुक्र और वो द्वादशेश है, कारक ग्रह बनते हैं क्योंकि पंचमेश है इस कुंडली में शुक्र और जाकर के द्वितीय भाव धन भाव में बैठा हुआ है। शिक्षा संतान का स्वामी ग्रह जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा वगैरह प्राप्त करके आप धन अर्जित कर सकते हैं और उससे जो है आप लाभ कमा सकते हैं। संतान की तरफ से भी ये सुखों को देने वाला होगा, तो यहाँ पर ये बढ़िया स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, अचानक से भी ये शुक्र आपको धन वगैरह देने वाले होंगे, इसकी भी स्थिति बढ़िया है। शुक्र को चाहे तो आप बलवान कर सकते हैं, जिससे कि आपको संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। और शुक्र यहाँ पर धन भाव में बैठा हुआ है तो खूब सारा ये आपको धन देने वाला होगा, पैतृक संपत्ति वगैरह का लाभ भी यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको करवाने वाला होगा और आपकी वाणी को भी बढ़िया करेगा। कारक ग्रह है, सौम्य ग्रह है, और इस कुंडली में तो वो कारक हो जाते हैं, द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो धन संपत्ति वगैरह की चीजों में ये आपको हमेशा ही लाभ करवाने वाले होंगे। तो बढ़िया स्थिति है शुक्र की। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। 12 डिग्री का केतु तीसरे भाव में विराजमान है, बलाबल बहुत अच्छा है केतु के पास, लेकिन शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य की राशि में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, सूर्य लग्न में जाकर के विराजमान है। केतु की दशांतर दशा चलती है तो थोड़ी सी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी। कई बार बताया कि तीसरे भाव में बैठ करके राहु केतु कारक हो जाते हैं, लेकिन मेहनत को, संघर्ष को बढ़ा देते हैं, और मेहनत और संघर्ष करने पर ये सफलता भी देते हैं। तो खूब मेहनत करेंगे, आपको खूब यहाँ पर केतु देव लाभ देने वाले होंगे। केतु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन में भी कोई विशेष परेशानी ये खड़ी नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति देखने को मिले। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, यहां पर भी दृष्टि डाल करके ये केतु आपको यात्रा करवाने वाले होंगे, मेहनत के बाद आपको ये भाग्य का साथ दिलवाने वाले होंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, तो मेहनत के बाद ये केतु आपको लाभ करवाने वाला होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर तीसरे भाव में केतु कारक हो जाते हैं, आप मेहनत करेंगे तो केतु भी आपको अच्छा रिजल्ट, शुभ रिजल्ट देने वाला होगा। कई बार आपको ये जरूर महसूस हो सकता है कि मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं, उस अनुसार मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, ये महसूस हो सकता है, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, आपको केतु बढ़िया रिजल्ट दे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। 2 डिग्री का गुरु है यहाँ पर, बाल अवस्था के गुरु है, बलाबल बहुत कम हो जाएगा यहाँ पर। और गुरु इस कुंडली में देखा जाए कौन है, तो सप्तमेश है और कर्मेश है, यानी कि विवाह भाव और जाकर के करियर भाव के स्वामी ग्रह गुरु पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग दोनों ही भाव से बना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर विराजमान जरूर है, अति शत्रु शुक्र के घर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो सम हो गए, तो यहाँ पर गुरु भी आपको बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। लेकिन गुरु अकेले बैठे हैं पंचम भाव में, भावनाश भी यहाँ पर ये करेंगे। भावनाश की स्थिति की वजह से संतान सुखों में थोड़ी सी ये कमी कर देंगे, या तो संतान आपसे दूर चली जाए या तो संतान आपका कहना ना माने।
तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि गुरु यहां पर भावनाश कर रहे हैं। इस वजह से यहां पर बैठ करके गुरु ज्ञान वगैरह आपको देने वाला होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की दृष्टि जाएगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, भाग्य वगैरह में ये वृद्धि करवाने वाले होंगे, आपको उससे भी लाभ देंगे। गुरु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर आपको ये लाभ करवाने वाली होगी, और गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर जो पड़ेगी ये कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देने वाली होगी, सद्बुद्धि देने वाली होगी। तो गुरु यहां पर भावना जरूर कर रहे हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री में आ जाने की वजह से ओवरऑल देखा जाए तो गुरु भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही दे रहा है। इतना जरूर है कि गुरु केवल 2 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, तो बलाबल बहुत ज्यादा गुरु के पास नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। 12 डिग्री का राहु है, बल बहुत अच्छा है राहु के पास। शनि की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में जाकर के यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। यहां पर भाग्य भाव में राहु बैठे हुए हैं, और शनि कैसा है? तो शनि लाभ स्थान में है, नीच की राशि में बैठा हुआ है। तो यहां पर राहु सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। राहु सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि की स्थिति बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर बैठा हुआ राहु 42 वर्षों के बाद आपको भाग्य संबंधित लाभ करवाने वाले होंगे। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको खूब सारी यात्राएं करवा सकते हैं। भाग्य में कई बार आप देखेंगे कि आपका भाग्य उतार चढ़ाव वाला होगा। कई बार आपका भाग्य सडनली आपका साथ देता है, तो कई बार वो आपका साथ नहीं देता है। ये खास करके राहु केतु की दशा चलेगी तो आप जितनी भी प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी। मतलब कि आपने प्लानिंग किया कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, ऐसे ऐसे ही काम करूंगा, वो प्लानिंग काम आपके लिए नहीं करेगी। सडनली आपके लिए कुछ अच्छा तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां पर राहु बैठ करके भाग्य में उतार चढ़ाव देंगे। 42 वर्षों के बाद ज्यादातर ये राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देने वाला होगा। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि है, तो ये राहु आपको शातिर बनाएगा, ये राहु आपको चालाकी देगा। इंटेलिजेंट जरूर बनाता है राहु, लेकिन विशेष रूप से व्यक्ति को जो है राहु वो चालाक और शातिर बनाता है। यहां पर राहु को ध्यान से देखिए तो सूर्य को भी देखेगा और चंद्रमा को भी देखेगा। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लो करने वाला होगा राहु, आपकी कॉन्फिडेंस को लो करेगा। और चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा वैसे ही डाउन है, आपकी कुंडली में अस्त का है, ऊपर से राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो आपके मन को अस्थिर करने वाला होगा। तो कंसंट्रेशन वगैरह की, कॉन्फिडेंस की यहां पर कमी नजर आ रही है। राहु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, बेवजह की दौड़ भाग ये राहु करवाने वाले होंगे, और फिजूल की कई बार ये मेहनत करवाएंगे आपको। राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, और यहां पर दृष्टि मित्रवत है, मित्रवत दृष्टि है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर दृष्टि डाल करके जो राहु देव है वो आपको शातिर बनाएंगे, चालाक बनाएंगे, और गुरु को देख रहे हैं तो कई बार वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न ये करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं शनि के ऊपर। शनि यहां पर 26 डिग्री के साथ मृत अवस्था के शनिदेव यहां पर बैठे हुए हैं। नीच की राशि में है शनि, लेकिन निश्चित रूप से शनि की नीचता भंग हो जा रही है, क्योंकि मंगल देखा जाए तो लग्न में ही विराजमान है। तो इस सूत्र को लगाने के बाद शनि की नीचता यहां पर भंग मानी जाएगी। तो मेहनत वगैरह करेंगे तो शनि देव आपको लाभ देने वाले होंगे। शनि कौन है इस कुंडली में देखा जाए तो अष्टमेश है और भाग्येश है। अष्टम भाव की भी स्वामी ग्रह है शनि, और भाग्य भाव की भी स्वामी ग्रह है शनि। तो चूंकि भाग्येश है शनि, तो कुंडली में कारक कहलाएंगे। भाग्येश जाकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो मेहनत करेंगे, भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ देगा धन वगैरह अर्जित करने में, धन कमाने में। तो ये स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। इसके अलावा अष्टम भाव जो है ससुराल पक्ष का होता है, अष्टम भाव आयु का होता है, तो इससे भी लाभ की स्थिति में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जरूर है कि नीच भंग हो रहा है, तो इनिशियल ये स्ट्रगल देंगे आपको, लेकिन मेहनत करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। कई बार मैंने बताया है कि नीच भंग बहुत अच्छा परिणाम देता है, लेकिन तब जब आप मेहनत करें। तो मेहनत करेंगे तो नीच भंग राजयोग आपको सब कुछ प्रदान करने वाला होगा। शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी। कई बार शनि जो है कार्य में डिले करेंगे, शनिदेव आपके कार्यों में डिले करने वाला होगा। शनि की दृष्टि देखिए सूर्य पर भी और चंद्रमा पर भी जाएगी, यानी कि आपका आत्मविश्वास और डाउन जाएगा, और आपका मन और ज्यादा पीड़ित रहेगा। अभी राहु देख रहा था, अब शनि ने भी देखा, तो दो दो जो नेगेटिव ग्रह है, मेलेफिक ग्रह है कुंडली के, उनकी दृष्टि सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही ऊपर पड़ रही है, ये वीक पॉइंट बनता है। तो कार्य में कई बार डिले कराएंगे शनि, और कॉन्फिडेंस में भी कमी करवाने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के
पंचम भाव के ऊपर, और ये शिक्षा संतान संबंधित आपको लाभ करवाएंगे। नीच की राशि में जरूर बैठा हुआ है शनि, लेकिन इसकी नीचता भंग हो चुकी है, इसलिए लाभ करवाएंगे। और कारक भी है शनि इस कुंडली में। शनि की दसम दृष्टि देखा जाए कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, अपने ही घर को, अपनी ही राशि को शनिदेव देखने वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ये देने वाले होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी आयु की रक्षा करेंगे और आपको उनसे लाभ भी देंगे। तो बढ़िया स्थिति है, यहां पर शनि का नीच भंग होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। एक बात आपको मैं और बता दूं कि यहाँ पर लग्न में कई सारे योग बनते हुए आपको जरूर नजर आ रहे होंगे, जैसे कि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, सूर्य मंगल का यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि पराक्रम योग बन रहा है, और मंगल और चंद्रमा का यहाँ पर लक्ष्मी योग बन रहा है, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। लेकिन कोई भी योग जिनका मैंने नाम लिया वो फलित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही ग्रह अस्त के हैं। तीनों ही ग्रह अस्त के होने की वजह से ये योग फलित नहीं हो पाएंगे आपकी कुंडली में। चलिए, दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा देखी जाए फिलहाल तो केतु की चल रही है, जो कि 27 मई 2026 तक आपको रहने वाली है। केतु की महादशा में फिलहाल आपको शुक्र की अंतरदशा चल रही है, जो कि 24 दिसंबर 2020 तक रहने वाली है। केतु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा, ये बढ़िया समय है, मेहनत करेंगे, खूब सारा धन आप अर्जित कर सकते हैं। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के योग कैसे हैं? देखिए, अभी शुक्र की दशा है, तो कहीं अंतरदशा है, माफ करिए, तो कुछ योग तो बने हुए हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त योग प्रमोशन के नहीं बने हुए हैं। दशा देखी जाए, अंतरदशा देखी जाए और गोचर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त योग बने हुए नहीं है। लेकिन शनि यहां पर है अभी गोचर से, और शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो छोटा सा प्रमोशन का योग जरूर बना हुआ है, लेकिन हम इसे बहुत जबरदस्त नहीं कह सकते। इसके बाद इन्होंने पूछा है जॉब में उन्नति के उपाय। बिल्कुल, मैं आपको आखिर में जॉब में उन्नति के उपाय बताने वाला हूं। इसके बाद इन्होंने पूछा है क्या जॉब में खुद से वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना उचित होगा या फिर नहीं। देखिए, जहां तक रिटायरमेंट का सवाल है अपने से लेना, ये तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर पता होगा कि आपके पास संचित धन कितना है और आप आगे की जिंदगी कैसे बिताना चाहते हैं। मेरे सामने ये जो कुंडली आपकी है, ये देख करके मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि धन तो आपके पास होगा, लेकिन अगर आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो ये एक रिस्क वाला काम होगा, और मैं इसका सुझाव आपको नहीं दूंगा। इसके बाद आपने पूछा है पैतृक संपत्ति का मामला फिलहाल कोर्ट में है, उससे लाभ की स्थिति कैसी है, क्या कोई उपाय करना चाहिए। देखिए, पैतृक संपत्ति यानी कि कुंडली का द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा अस्त का होकर के यहाँ पर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का जो केस चल रहा है उसके लिए भी आपको मैं उपाय बता दूंगा, उसकी उपाय वगैरह करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। अभी देखा जाए तो शनि का जो गोचर और गुरु का जो गोचर हुआ है, ये आपके लिए बढ़िया है। इवन नवंबर से लेकर के अगले वर्ष के नवंबर तक कोर्ट केस में आपकी जीत होने का चांस और पैतृक संपत्ति मिलने का चांस आपके लिए अच्छा है। इसके बाद इन्होंने पूछा है फैमिली लाइफ। देखिए, फैमिली लाइफ के लिए भी सेकंड हाउस से देखेंगे चंद्रमा का अस्त का होना वीक पॉइंट बनता है, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ आपको अपने संवाद ठीक रखने चाहिए, तालमेल बना करके रखना चाहिए आपको। वैवाहिक सुखों की बात करें तो विशेष कोई परेशानी नहीं है, लेकिन केतु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर, और राहु सप्तमेश जो गुरु हैं उसको देख रहे हैं, तो मतभेद की स्थिति यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव जो विवाह का होता है उसके ऊपर केतु देख रहा है, और सप्तमेश गुरु हैं, और गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो मतभेद की स्थिति नजर आ रही है, इससे आपको बचना चाहिए। वैसे विवाह सुख ठीक है। संतान सुखों की बात की जाए, भाव नाश कर रहे हैं, ये वीक पॉइंट बनता है, लेकिन शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया होने के कारण मैं कह सकता हूं कि संतान सुख ठीक है, अच्छा है। इसके बाद देखा जाए बिजनेस के युगों के बारे में आपने पूछा है, बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन बुध को बलवान करने के बाद। बुध अस्त का है तो बुध से जुड़ा हुआ उपाय कर लीजिए, बुध को बलवान कर लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा है किस क्षेत्र में बिजनेस करें, तो शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस बढ़िया होगा। इसके अलावा देखा जाए तो बुध से जुड़ा हुआ बिजनेस भी आपको कुछ हद तक लाभ दे जाएगा, लेकिन शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। शुक्र यानी कि कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, डिजाइनर बैग्स, लग्जरियस आइटम्स, नए नए जो गैजेट्स आते हैं, ये सब के सब शुक्र के अंतर्गत ये सब के सब आते हैं।
इसके बाद इन्होंने पूछा है क्या पार्टनरशिप कर सकते हैं बिजनेस में। मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए पार्टनरशिप। वैसे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी केतु की दृष्टि पड़ना और राहु का गुरु को देखना, मैं आपको बोलूंगा कि पार्टनरशिप करने से बचें आप। घर, वाहन और प्रॉपर्टी के योगों की बात करें, बुध को बलवान कर लीजिए, आपका 4th हाउस मजबूत हो जाएगा, आप घर भी ले पाएंगे, वाहन, प्रॉपर्टी सब कुछ आप अच्छे से ले पाएंगे। इसके बाद इन्होंने बोला है कि स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वीक नजर आ रहा है, खास करके मानसिक स्वास्थ्य वीक नजर आ रहा है। मैंने बताया था कि यहाँ पर चंद्रमा अस्त का है और शनि और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो मानसिक स्वास्थ्य तो बहुत वीक नजर आ रहा है। और हेल्थ की बात करें तो बुध को बलवान कर लीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, उसको लेकर के ज्यादा फिक्रमंद होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखा जाए, इन्होंने पूछा है कि धन प्राप्ति और धन संचय के योग कैसे हैं। देखिए, धन प्राप्ति और धन संचित की बात करें तो शुक्र का यहाँ पर बैठना आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये आपको धन देने वाला होगा। लेकिन चंद्रमा का अस्त का होना कहीं ना कहीं धन को टिकने नहीं देगा, धन को टिकने संबंधित परेशानी हो सकती है, क्योंकि धनेश चंद्रमा बनते हैं, उनका अस्त का होना वीक पॉइंट बनता है। रिटायरमेंट की लाइफ कैसी रहेगी, इन्होंने पूछा है। देखिए, रिटायरमेंट की लाइफ यानी कि ओल्ड एज के बारे में बेसिकली आप जानना चाह रहे हैं। इसको देखा जाए ध्यान से तो ओल्ड एज आपका मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला होगा। देखिए, जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सुन ले ध्यान से। ओल्ड एज के लिए हम 2-3 चीजों का खास ख्याल रखते हैं। सबसे पहले तो शनि को देख सकते हैं, क्योंकि शनि ओल्ड एज को दर्शाता है। इसके अलावा 4th हाउस को हम देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है दशा। यदि दशा बढ़िया चल रही है आपकी, तो आप चाहे यंग एज में हो या आप ओल्ड एज में हो, वो समय आपके लिए बढ़िया जाएगा। तो आपकी दशा यदि सुटेबल होगी ओल्ड एज में, तो वो पीरियड आपके लिए बढ़िया जाएगा। आपके चार्ट से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मिश्रित परिणाम दे जाएगा, क्योंकि आपका शनि नीच राशि में है, लेकिन नीचता भंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है तो रिटायरमेंट की लाइफ आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेकर के आने वाला होगा। इसके बाद इनके लिए पूछा गया है कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग हैं या फिर नहीं। छोटा सा योग जरूर है, क्योंकि केतु यहाँ पर सप्तम भाव को देख रहा है और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, लेकिन शुक्र इनका कहीं से भी खराब नहीं है, शुक्र कहीं से भी खराब नहीं है, इसलिए ये कह देना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होगा ही, ये उचित नहीं है। देखिए, कई लोगों की कुंडली में आप देखेंगे तो छोटे मोटे योग या दोष होते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति वैसा काम करता ही हो। इनके चार्ट में इंडिकेशन जरूर है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो, चांसेस हैं। इसके बाद देखा जाए, इन्होंने पूछा है आखिरी प्रश्न इनका, पैसे बहुत खर्च करते हैं और गोल्ड रिंग, चेन, कार ये सब भी पैसों के लिए कई बार बेच देते हैं। देखिए, मैं यही बात बोलूंगा कि यहाँ पर जो धनेश है चंद्रमा, वो अस्त का है, ठीक, तो सेविंग्स की परेशानी हो रही है। और दूसरा, ये जो आप खरीदी हुई चीजों को बेच देते हैं अचानक से किसी कारणवश, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कुंडली में बुध भी कमजोर है और चंद्रमा भी कमजोर है। इसी वजह से उस समय आप जो है संयम नहीं रख पाते, या फिर आप दिमाग से काम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपका जो मन है वो भ्रम की स्थिति में रहता है। तो इसके पीछे का कारण बहुत हद तक ये है कि चंद्रमा और बुध कुंडली में डाउन है। वैसे भी मैंने बताया कि इतनी सारी ग्रहों की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रही है, तो राहु और शनि कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा को वीक कर दे रहे हैं। तो यही सब कारण है। आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करने से आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो शुक्र उच्च का होकर के लग्न में ही विराजमान है, और बाकी ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो ठीक ठाक है, किसी भी ग्रह की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर नहीं आ रही है। तो नवमांश कुंडली आपकी अच्छी है, कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। मेहनत करेंगे तो लाइफ में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। शुक्र का उच्च का होना, इसका मतलब साफ है कि यदि आप शुक्र से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए पन्ना रत्न। पन्ना रत्न आपको करीब 7 रत्ती का पन्ना दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के बुधवार के प्रातः काल को चांदी अथवा सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। और केतु की दशा भी आपको चल रही है तो गणेश जी की पूजा आराधना से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और यदि समय हो तो हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जाकर के आपको जल दूध से अभिषेक करना चाहिए। फिलहाल आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है,
तो इससे भी आपको लाभ की स्थिति देखने को जरूर मिलेगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 49 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।